हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेस्ट पेन की प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में। चेस्ट पेन की क्लिनिकल अप्रोच किस तरह से की जाए, तो आज एक एक करके अपन समझते हैं। तो कोई भी क्लिनिकल केस आपके सामने प्रेजेंट होता है चेस्ट पेन का क्लिनिकल सिम्टम लेकर या फीचर लेकर, तो आपको 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने ब्रेन में रखने हैं, अपने माइंड में रखने हैं कि 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पहला होना चाहिए आपके कॉमन। कॉमन जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो आपके एक साइड में, दूसरा आता है अकेजनल और तीसरा आता है रेयर। तो कॉमन जो डायग्नोसिस है वो कोई भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो आपको सबसे कॉमन समझना है कि एमआई या एंजाइना की वजह से हो सकता है, जीईआरडी की वजह से हो सकता है, या फिर ये चेस्ट पेन एंजाइटी की वजह से भी देखने को मिल सकता है। पुल्ड मसल्स भी इसका कोज हो सकती है, और इसका डायग्नोसिस टीच सिंड्रोम भी हो सकता है। टीच सिंड्रोम मतलब कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। आप ध्यान रखिए, ये मस्कुलोस्केलेटल कोज है, स्केलेटल कोज। ओके, तो ये तो हुए अपने कॉमन कोजेस। एक बार फिर से दोहरा लीजिए आप। एंजाइना और एमआई चेस्ट पेन के सीवियर कोजेस और डायग्नोसिस हो सकते हैं। जीईआरडी भी, एंजाइटी, पुल्ड मसल्स एंड कोस्टोकॉन्ड्राइटिस भी इसके कॉमन कोजेस हैं। ठीक है, तो अपन सीवियर कोज को भी संभालना सीखेंगे यहाँ पे, और नॉर्मल जो एक नॉन सीवियर जो केस है उसको भी संभालना सीख जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कॉमन जो डायग्नोसिस है। उसके बाद में अकेजनल जो डायग्नोसिस है वो प्लूरेसी, पेप्टिक अल्सर, बिलियरी कोलिक, सिंगल्स, मेस्टाइटिस एंड बोरहाउन्स डिजीज। तो ये है कॉमन डायग्नोसिस जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्लूरेसी की वजह से भी चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। पेप्टिक अल्सर होता है तो उनको भी बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन उधर ही है, तो वो चेस्ट पेन जैसा फील होएगा उसको। बिलियरी कोलिक कोई गैल स्टोन हुआ तो वो उसकी वजह से भी जो पेन होएगा वो चेस्ट पेन की तरह पेशेंट को प्रेजेंट हो सकता है क्लिनिकली। उसके बाद में सिंगल्स हुआ, वो भी चेस्ट पेन की फीचर लेकर के आ सकते हैं। और मेस्टाइटिस में ऑब्वियसली चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। तो ये आपको कॉमन अकेजनल कोजेस ध्यान में रखते हैं। आगे चले रेयर कोजेस के बारे में। तो रेयर कोजेस को जानने का है तो पल्मोनरी इन्फार्क्ट, जस्ट सेक ऑफ द रेयर कोजेस ऐसे याद रखो आप। तो रेयर कोजेस के बारे में अब बात करें तो पल्मोनरी इन्फार्क्ट, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डाइटिस, फ्रैक्चर्ड रिब्स, मायोकार्डाइटिस, न्यूमोथोरैक्स एंड डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो ये हो गए अपने रेयर कोजेस। तो आपको सिर्फ इनको ध्यान में रखना है दिमाग में। अगर एक दो रह भी जाए तो अच्छी बात है, वरना आप मोर फोकस कीजिए कॉमन और अकेजनल डायग्नोसिस के ऊपर। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिकली डायग्नोसिस तक को तो अपन ने ध्यान में रखा है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि उस डायग्नोसिस से अपन स्पेसिफिकली कैसे पहुँचे, मतलब कौन सा वाला रियलिटी में उसको चेस्ट पेन कर रहा है। तो वहाँ तक पहुँच गए ना, तो आपने मतलब जो गोल है आपका वो अचीव कर लिया है कि ये है इसका असली कारण और ये मैंने ट्रीटमेंट देना है। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं। तो आपका सबसे कॉमन कोज था एंजाइना, उसके बाद जीईआरडी, एंजाइटी, पुल्ड मसल्स एंड टीच सिंड्रोम, सब कॉमन कोजेस हैं। तो एक एक को जानते हैं क्लिनिकल फीचर्स के आधार पे और पहुंचते हैं अपन रियल कोजेस पे। तो वर्श ऑन एग्जर्शन, तो एग्जर्शन पे वर्श होता है कौन सा वाला डिजीज, तो यह एंजाइना की तरफ मोर सजेस्ट करता है कि एंजाइना हो सकता है अगर उसको एग्जर्शन हो रहा है, मतलब एग्जर्शन पे चेस्ट पेन वर्श हो रहा है तो एंजाइना की तरफ मोर सजेस्टिव है। लेकिन बाकी डिजीजेस के, बाकी कॉमन डायग्नोसिस के अंदर भी ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एंजाइना में डेफिनेटली होता है। आगे चले बात अपन की वर्स लाइंग डाउन। चेस्ट पेन जो होता है जब लाइंग डाउन होता है पेशेंट, तब और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की कंडीशन में
एंजाइना तो एक्सक्लूड हो ही जाता है, पुल्ड मसल्स और टी सिंड्रोम भी एक्सक्लूड हो जाते हैं। बचे दो ऑप्शन, जीईआरडी और एंजाइटी। तो आप में जीईआरडी की तरफ ये वाला डायग्नोसिस चला जाएगा। आई बात समझ में। अब आगे बात करें अपन, रेस्ट करने पे थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो ये लगभग सभी में एक सिनेरियो मिलेगा। तो अपन इससे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एंजाइना और पुल्ड मसल्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, डायग्नोसिस को ज़्यादा दिशा दे सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आगे चल के बात करें अपन चेस्ट टेंडरनेस। तो चेस्ट टेंडरनेस, अगर अपन टेंडरनेस को एवेलुएट करेंगे तो अगर टेंडरनेस हुई तो ये एंजाइटी की ओर डायरेक्ट करेगा या फिर टीज सिंड्रोम पुल्ड मसल्स की तरफ डायरेक्ट करेगा अपने डायग्नोसिस को। तो ये बात समझ में आई। लेकिन कभी भी आप एंजाइना और जीईआरडी की तरफ तो जाना भी मत, चेस्ट टेंडरनेस उनमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आई। अब आगे चले कि स्वेलिंग एट टेंडर पॉइंट। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो सिर्फ कोस्टोकॉन्ड्राइटिस यानी टीज सिंड्रोम में देखने को मिलता है, बाकी किसी में भी देखने को नहीं मिलता। कम से कम एक अच्छा पॉइंट तो मिला अपने को इस टेबल से पढ़ने के बाद। टीज सिंड्रोम के अंदर अपन स्वेलिंग एट टेंडर पॉइंट मिलेगा। और थोड़ा और कंक्लूड करने के लिए, चेस्ट टेंडरनेस है तो अपन जो सीवियर कोजेस हैं उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। सही है ना बात, एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे एंजाइना हुआ वो एक्सक्लूड हो गया, टी सिंड्रोम भी सीवियर है, लेकिन फिर भी बेटर है कि अपन क्लिनिकली उसको इवेलुएट कर पा रहे हैं, उसमें स्वेलिंग मिल जाएगा तो डेफिनेटली वो आसानी से डायग्नोसिस हो जाएगा। लेकिन एंजाइना ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक ईसीजी देख नहीं लेते हैं, इको करवा नहीं लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपन एक्सक्लूड कर पा रहे हैं इस टेबल से सिर्फ, है ना। सिर्फ अपन आँखों से डिसाइड कर सकते हैं, अपनी समझ से डिसाइड कर सकते हैं कि इसको ये बीमारी तो नहीं है और ये बीमारी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी टेबल है ये, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी क्लिनिकली अप्रोच करने के लिए एक केस को। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप जब भी चेस्ट पेन के केस को आप फेस करें। आगे चलते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन की ओर। तो अब देखिए, आप डायग्नोसिस को थोड़ा मोर स्पेसिफिक बनाने के लिए या मोर रिजिड, मोर स्पेसिफिक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलेंगे अपन। तो इन्वेस्टिगेशन क्या, एंजाइना था ना ये अपना कॉमन डायग्नोसिस, तो ईसीजी करवाना है अपन को। चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, ईसीजी करवा के देखेंगे तो उसका भी कोई रीजन होएगा कि क्यों करवा रहे हैं, तो वो देखते हैं अपन। दूसरा है कि पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन अपन जैसे कि फुल ब्लड काउंट, चेस्ट एक्सरे या फिर पल्स ऑक्सीमीटर, सेकेंडरी केयर कार्डियक इन्वेस्टिगेशन हुए वो करवाएंगे, ओजीडी, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन। सबका कोई ना कोई रीज़न है, इसलिए अपन इनको करवा रहे हैं। तो देखते हैं इनका क्या रीजन है और फिर अपन इनको एक एक को जानेंगे। स्मॉल प्रिंट जो है, हेलिकोबैक्टर टेस्ट, वेंटिलेशन परफ्यूरेशन स्कैन, ये करके देखेंगे, जो कि हॉस्पिटल बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है। अब बात करें अपन ईसीजी। ईसीजी क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये एविडेंस देगा कार्डियक इस्कीमिया का, पेरिकार्डाइटिस का और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ये इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है ना कि आपको इस्कीमिया जैसे एमआई हुआ और एंजाइना हुआ तो उनकी तरफ डायरेक्ट कर सकता है अपने डायग्नोसिस को ये वाला इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत ही बढ़िया है। फुल ब्लड काउंट की बात करें अपन तो ये WBC रेज्ड मिलेगी अगर फुल ब्लड काउंट के अंदर, तो ये प्लूरेसी की तरफ सजेस्ट करेगा, टीज सिंड्रोम की तरफ सजेस्ट करेगा अपने डायग्नोसिस को। ठीक है, आगे चले अपन चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, रिस्क फ्रैक्चर है या फिर हार्ट डिजीज है, कार्डियोमायोपैथी है या फिर न्यूमोथोरैक्स है, तो इन सब को अपन रिवील करने के लिए, इन सब को अपन देखने के लिए या फिर इन सब को एक्सक्लूड करने के लिए भी चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। बात समझ में आई।
आगे बात करते हैं अपन पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। पल्स ऑक्सीमीटर में अगर अपन को मिलता है हाइपोक्सिया तो ये एक सिग्निफिकेंट साइन हो जाता है कार्डियक और रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है उसके लिए, क्योंकि ये सजेस्ट करेगा कि कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो रखी है वहाँ पे। ठीक है, आगे चले अपन अल्ट्रासाउंड की ओर। तो अल्ट्रासाउंड किसका भाई, एब्डोमेन का। तो ये चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, गैल स्टोन चेक करने के लिए अपन करते हैं। तो आपको रियल रीजन पता चल गया। अब जो कोलिक, बिलियरी कोलिक भी चेस्ट पेन कर सकता है, आपको पता चल जाएगा ना। तो ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही आपको कंफर्म हो पाएगा। बहुत बढ़िया बात। आगे चले अपन ओजीडी। तो ओजीडी क्या कंफर्म करेगा भाई, पेप्टिक अल्सर या इसोफेजाइटिस है कि नहीं है, ये इससे बात पता चलेगी। ठीक है, तो ये था ना अपने ऑकेजनल कोजेस के अंदर पेप्टिक अल्सर, इसोफेजाइटिस, तो ये भी कंफर्म कर सकते हैं अपन ओजीडी इन्वेस्टिगेशन करके। अब बात करें अपन हेलिकोबैक्टर टेस्ट यूजफुल इन प्रेजेंस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। तो हेलिकोबैक्टर टेस्ट भी कर सकते हैं जो कि बताएगा अपने को ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। ठीक है, तो जब आप अल्सर पढ़ोगे तो ये सारे टेस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बात आगे करें अपन वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन की। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन जो स्कैन होता है, टेस्ट होता है, वो क्यों करते हैं, वो ये कंफर्म करने के लिए करते हैं कि वहाँ पे पल्मोनरी इन्फेक्शन है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई ना। तो अपन ने देखो किस तरह से अप्रोच किया। एक क्लिनिकल केस आया चेस्ट पेन लेकर के, और हमने बिल्डिंग ब्लॉक बना रखे थे अपने कि कॉमन, अकेजनल और रेयर। तो कॉमन और अकेजनल में से कुछ ना कुछ फिट हो रहा होगा वहाँ पे, और फिर भी सेट नहीं हो रहा तो अपन इन्वेस्टिगेशन की ओर चल पड़े। वहाँ से थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, कंफर्म हो गया, तो अपन फिर ट्रीटमेंट की ओर चल पड़ेंगे जो कि स्पेसिफिक होगा हर किसी डायग्नोसिस का। तो चलिए आगे अपन कुछ टिप्स लेकर चलते हैं यहाँ से, ताकि यहाँ तक पहुँचने में और भी ज़्यादा मदद मिल सके। तो पहली चीज़ तो है कि आपको हिस्ट्री अच्छे से लेनी है किसी भी डायग्नोसिस तक पहुँचने के लिए। कोई भी क्लिनिकल केस हो, ये सब पे अप्लाई होता है कि अच्छे से डिटेल हिस्ट्री लेनी है ताकि आप क्लिनिकली डायग्नोसिस पर पहुंच जाओ। जब तक कि अर्जेंट ना हो तब तक आप ये काम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल से करना आपको। आगे बात करते हैं अपन कि आपको ईसीजी लेने के बाद भी थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि नहीं, ये तो फिक्स नहीं है अभी तक कुछ, तो आप ओपिनियन लेने के लिए या फिर एडमिशन करने के लिए फ्री हो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि ईसीजी ले करके अगर उसमें कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो आप एडमिशन कीजिए या तो उसका, या फिर उसके लिए ओपिनियन लीजिए किसी सीनियर डॉक्टर से। ओके, आगे बात करें अपन क्या कि पेशेंट के हैंड भी कुछ बताते हैं, कुछ क्लू देते हैं। तो वो अगर मुट्ठी बीची हुई चेस्ट पे लगाया हुआ रखा है तो ये बहुत ही वरी का साइन है। ऐसे समझ लेना कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है पेशेंट की। और अगर उंगली यहाँ ही है तो वो थोड़ी कम सीवियर कंडीशन है। ओके, मॉडरेटली ऐसे बोल सकते हैं अपन, माइल्ड। आगे चले अपन कि मस्कुलोस्केलेटल पेन और प्लूरेसी दोनों ही पेन इस तरह के होते हैं कि वो डीप इंस्पिरेशन के दौरान होते हैं। और ये बात कहना चाहता है कि फिर भी मसल और रिब टेंडरनेस को यूजुअली अपन ज़्यादा सजेस्ट करेंगे। ओके, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि प्लूरेसी और मस्कुलोस्केलेटल पेन तो कौन सा लेंगे, ये वाले लेंगे। टीज सिंड्रोम में अभी पता चल गया कि आपको टेंडरनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी। ओके, तो ये आपको टी सिंड्रोम के अंदर ध्यान रखना है। कोस्टोकोंड्राइटिस इसका दूसरा नाम है। और पेशेंट को हमेशा अपने को क्या करना है, एनकरेज करना है कि ये जनरल एडवाइस है कि कभी भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम ये रहती है या आपका जो
कंडीशन है वो और ज़्यादा डिटीरियोरेट खराब होता है, तो आप फिर से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको बताना है पेशेंट को। और अगर आपको डाउट है तो सेफ प्ले करने के लिए आप पेशेंट को पूछना है कि आपको एस्पिरिन से किसी ड्रग से कोई एलर्जी है कि नहीं है, वो बताएं कि इससे तो है। तो अगर उसमें एस्पिरिन नहीं है तो आप एस्पिरिन दे सकते हो और पेशेंट को एडमिट कर सकते हो, क्योंकि सबसे सीवियर कंडीशन आती है एंजाइना एमाई, और उस कंडीशन में उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अगर आप उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, हाँ, उस टाइम पे उसको मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हो, हिस्ट्री ये सब के चक्कर में पड़ रहे हो, तो आप नॉर्मल जो कॉजेस या डायग्नोसिस हैं उनमें तो पेशेंट का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, इवन पेशेंट अपन लॉस कर सकते हैं। तो सेफ प्ले करने के लिए आपको एस्पिरिन दे सकते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश कीजिए, डिटेल से लेने की कोशिश कीजिए। पता चल पा रहा है तो सही डायग्नोसिस को सही तरीके से ट्रीट कीजिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के आधार पे। और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप सेफ प्ले करने के लिए ये एक छोटी सी एडवाइस रहेगी आपको कि एस्पिरिन आपको दे देना है और पेशेंट को एडमिट कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस है आपके लिए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि एक चेस्ट पेन, छोटा सा जो पेन है, वो कितनी सारी चीज़ें लेकर के आ सकता है आपके सामने। तो एक अच्छा सा मतलब एक बुके बन गया होगा आपके दिमाग के अंदर कि हाँ ये केस आएगा, इस तरह का क्लिनिकल फीचर होगा, तो मैं इस तरह से अप्रोच करूँगा, इस तरह से एक माइंड मैप बनाऊँगा और इस तरह से अपने डायग्नोस्टिक अप्रोच और ट्रीटमेंट तक मैं पहुँचूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केसेस के क्लिनिकल फीचर्स को हम क्लिनिकली अप्रोच किस तरह से करेंगे है अगले वीडियोस के अंदर भी इस तरह से बताया जाएगा। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारा मोटिवेशन बनता है। अगले वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।